बहुत कुछ समझने वाला है। यहाँ से हम चलेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबॉडीज से। ठीक है। और कोशिश ये करेंगे कि हम लोग जो है ना सारा चैप्टर कंप्लीट कर लें। लेकिन अगर टाइम ज़्यादा लग गया तो फिर हम एलर्जी से पहले पहले तक ज़रूर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। इसमें से जो यूक्यूज हैं वो मैं पहले बता दूं। ये डायरेक्ट एक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ये भी यूक्यू है। ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट जो सिस्टम है ये भी यूक्यू है। दो यूक्यू हो गए। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ से है जी आपके एमसीक्यूज आते हैं यहाँ से। ठीक है। ये जो एमसीक्यूज हैं आपके, यहाँ से जरूर एमसीक्यू बन जाता है। यहाँ से बता रहा हूँ। ठीक है। तो दो यूक्यू हो गए, तीसरा यूक्यू बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला। ये सारे जो डब्ल्यूबीसी के सेल है ना, ठीक है, हेल्पर सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल और सप्रेसर सेल, तीन यूक्यू हो गए। बाकी ये है कि उसके बाद जो है ना यहाँ से भी एमसीक्यूज ही हैं। ठीक है ना, ये एलर्जी वगैरह। ठीक है ना। लेकिन बहरहाल आप एलर्जी को भी, है तो वैसे उसका नाम क्या है, यूक्यू है नहीं, लेकिन फिर भी बनाया जा सकता है बड़ी आसानी से। वो एलर्जी का क्या है कि इन सारों में से कोई भी एक कह सकता है कि इनमें से आप एनाफिलैक्सिस में क्या होता है। मतलब एलर्जी का मैकेनिज्म क्या है कि एनाफिलैक्सिस की फिर मिसाल के साथ क्वेश्चन कर सकता है। तो एक तरह से चार यूक्यू है टोटल। ठीक है। ठीक है ना, चार यूक्यू। सही है। तो रेडी हो जाए जी। अब हम पढ़ते हैं। कल तक हमने पढ़ा था कि कैसे एंटीबॉडीज बनती हैं। ठीक है। वो सारी कहानी पढ़ ली। आज हम देखते हैं कि आगे एंटीबॉडी जो जाके करती है वो क्या करती है। ठीक है। आगे से जाके जो एंटीबॉडी ने लड़ना है वो कैसे लड़ना है, उसका क्या प्रोसेस है। ठीक है ना। कल तक तो ठीक है ना, समझ आ गई बात। चलो जी। दो तरीके हैं जी एंटीबॉडी आगे से जाके जो इफेक्ट डालती है ना उस इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म पे। इतना हमने वो क्या अभी तक हमने किया क्या था। उसका नाम, हमारे बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट बोन मैरो में ओरिजिनेट हुए। प्री प्रोसेसिंग उनकी हुई। प्री प्रोसेसिंग के बाद क्या हुआ, ठीक है, उनको उसका नाम का उनकी वैरायटी पता चली। उसके बाद वो किधर आ गए थे, लिम्फ नोड्स में आ गए थे, अपने लिम्फोइड टिश्यूज में आ गए थे। और फिर हमने ये कहा था कि जैसे ही किसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने एंटीजन को लेके आना है, हमने कहा था जैसे कि मैक्रोफेज होता है वो उसको पहले फेगोसाइटोस करके फिर वो आता है और आके उसका नाम का बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट को जो है यहाँ पे वाला अपना उसका एंटीजन प्रेजेंट करता है। ठीक है। और फिर एक खास क्लोन का जो बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट होता है वो रिएक्ट करता है उसके नतीजे में, क्योंकि दुश्मन उसका है। और वो फिर बहुत सारी कॉपीज बनाता है अपनी। और फिर उसका नाम क्या है, फिर वो क्या है कि बी लिम्फोसाइट हो तो क्या करता है, वो आगे एंटीबॉडीज बनाता है। टी लिम्फोसाइट हो तो एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स बनाता है। ठीक है जी। तो ये हमने बेसिकली ये सारी कहानी की एक समरी थी जो हमने कल तक पढ़ी। आज हम ये देखने लगे हैं कि वो जो एंटीबॉडीज बनी है, ठीक है, वो आगे से जाके क्या कर सकती हैं। तो एक तो ये कि वो डायरेक्टली जाके इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म पे एक्ट करती हैं। नंबर दो ये कि वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को जाके एक्टिव कर देती हैं। ठीक है। तो इन दोनों को हम देखते हैं। दोनों यूक्यू हैं और मैं चाहता हूँ कि पहली मीटिंग में ना अगर आप लोगों को ये दोनों भी क्लियर हो गए ना, याद भी हो गए, तो ये भी बहुत अच्छी बात हो जाएगी। चलो जी। अच्छा, चलो सबसे पहले ये क्या करती हैं, एक ये ग्लूटिनेशन कर सकती हैं, दूसरा प्रेसिपिटेशन, तीसरा न्यूट्रलाइजेशन, और चौथा पॉइंट ये है कि लाइसिस कर सकती हैं एंटीबॉडीज। जो जिनका डायरेक्ट इफेक्ट है उसमें चार हेडिंग्स हैं। ठीक है। क्या, अच्छा, एग्लूटिनेशन में क्या होगा, वही जो आरबीसी में करती थी, तो उनको बाउंड टुगेदर इनटू अ क्लैंप। ये देखो, ये एंटीजेंस हैं, ये एंटीजेंस हैं, ये एंटीबॉडीज हैं। ठीक है। ये एंटीबॉडीज की दो, आईजीएम की कितनी बाइंडिंग साइट्स होती, 10। तो जब ये देखो, अब इसकी बाइंडिंग साइट ये आईजीजी है, इसकी दो बाइंडिंग साइट्स हैं, तो इसने दो एंटीजेंस को पकड़ लिया, आईजीएम ने 10 एंटीजेंस को पकड़ लिया। क्या एंटीबॉडी क्या करती थी, याद है, एंटीजन के साथ बाइंड करती थी। तो जब इसने इस तरह से बाइंड करना है तो एंटीजेंस की तो क्लंपिंग नहीं हो जानी, क्लंपिंग हो जाएगी ना एंटीजेंस की। तो फिर क्या ख्याल है, एंटीजन जो है वो जाके ब्लड में उस तरह से, जिस तरह से उसने घूमना था, भागना था, उसको तो हमने पकड़ नहीं लिया, क्लंप नहीं कर लिया। क्या ख्याल है, एंटीबॉडी ने क्या किया है, पहला इफेक्ट ये है कि क्लंपिंग कर लिया उनकी। क्यों क्यों, किस वजह से, क्या मेन वजह एंटीबॉडी की कि वो क्लंपिंग कर सकती है, उसकी बाइंडिंग साइट ज्यादा है, उसके हाथ ही बड़े ज्यादा है। ठीक है ना। आईजीजी जो है वो दो बंदों को पकड़ लेती है। ये देखो 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 देखो, इस तरह से क्लंपिंग कर, आईजीएम क्या करेगी, 10-10 को पकड़ लेगी। तो वो कहेगी ना, ना एंटीजेंस ना, तुम बॉडी में फैल नहीं सकते, तुम इस तरह से वो जाके हर जगह भी इफेक्ट नहीं डाल सकते, हम पकड़ के तुम्हारी क्लंपिंग कर देंगी। अच्छा, दूसरा इफेक्ट क्या करती है, प्रेसिपिटेशन। अच्छा, वैसे जो एंटीजन था वो क्या था, सपोज वो था हमारा सोलुबल एंटीजन, जैसे कोई टेटनस टॉक्सिन था।
जैसी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना तो वो इनसॉल्युबल हो गया, एक तरह से प्रेसिपिटेट आउट हो गया। समझ आई बात? समझ आई कि हमारा इनसॉल्युबल जो था वो एंटीजन था, ठीक है, उसको इसने क्या किया, पकड़ के उसको प्रेसिपिटेट कर दिया। उसके बाद जैसे कॉम्प्लेक्स बनाया ना, वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा हो गया, बड़ा हो गया, उसको इसने क्या कर दिया, इनसॉल्युबलाइज करके उसको काम का ही नहीं छोड़ा। ठीक है, अच्छा, वो यानी कि प्रेसिपिटेट आउट हो गया, वो काम नहीं कर सकता। तो इस तरह से इसने उस पर इफेक्ट डाला। नंबर 3 ये कि इसने न्यूट्रलाइजेशन कैसे की उस इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म की। इसने उसकी जो टॉक्सिक साइड थी ना, उसको इसने कवर कर लिया। इसने उसकी टॉक्सिक साइड को खत्म कर लिया, तो अब वो टॉक्सिसिटी कैसे फैलाएगा, उसकी टॉक्सिक साइड ही नहीं है, उसको इसने कवर कर लिया। नंबर 4 इसने लाइसिस कर, इसने डायरेक्टली एक्ट कर देना उस ऑर्गेनिज्म पे, और उसकी इसने लाइसिस कर देनी है। समझ आ गई बात है? आसान सी, बहुत ज्यादा आसान बात है नहीं चारों। इसका निमोनिक बड़ा आसान सा है कि प्लान, ठीक है ना, PLAN, ठीक है, ये बहुत अच्छा निमोनिक है। चलो जी, अच्छा, यहाँ पे ये कि ये जो इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। मेनली जो इसका इफेक्ट है ना, वो इसके जरिए, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के जरिए। अच्छा, अब पहले कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को थोड़ा सा जरा समझने की कोशिश करो, ये है क्या। बेसिकली ये 20 प्रोटीन्स हैं। अब हमारा ये खत्म हो गया, मैं दूसरे पे जा रहा हूँ, और प्लीज ये बहुत आसान है, फौरी तौर पर अपने माइंड को ना खोल लो, प्लान, ठीक है। अभी वो बातें अगेन यहाँ पे होंगी, तो इसलिए मैंने उसको गुजार दिया। पहले ना जरा इसकी बेसिस सुनो कि ये है क्या। क्या है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम? बेसिकली ये 20 प्रोटीन्स हैं, ये बेसिकली प्लाज्मा प्रोटीन्स ही हैं, ठीक है। इनके 20 प्रोटीन्स का एक सिस्टम है, ठीक है। ये प्लाज्मा प्रोटीन्स ही हैं, नॉर्मली प्लाज्मा में ही मौजूद होती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ये कि उसका नाम क्या है, ये बेसिकली एंजाइम प्रिकर्सर्स हैं। एंजाइम मतलब ये कि मतलब ये काम कर सकती हैं, ठीक है, अगर एक्टिव हो जाए तो। जैसे एंजाइम होता है ना, एंजाइम अपनी पहले इनएक्टिव हालत में होता है, ठीक है ना, लेकिन एक्टिव हो जाए तो फिर वो काम करता है। तो ये बेसिकली इनएक्टिव हालत में होती हैं, फिर जैसे एक्टिव होती हैं तो फिर क्या करती हैं, फिर काम करती हैं अपना, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे। तो बेसिकली क्या है, ये 20 प्रोटीन एंजाइम प्रिकर्सर्स हैं। प्रिकर्सर जैसे एक्टिव होंगी तो जैसे तो फिर काम करेंगी, ठीक है ना। फिर जैसे एंजाइम पहले काम नहीं कर रहा तो एंजाइम प्रिकर्सर, ठीक है, जैसे ही वो उसका नाम काम कर रहा है तो फिर वो फंक्शनल हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली 20 प्रोटीन्स हैं, एंजाइम प्रिकर्सर्स हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्शन इन दिस सिस्टम आर, अब इन 20 में से भी जो 11 है ना, वो ज्यादा प्रिंसिपल एक्टर्स हैं, ठीक है ना। वो कौन सी हैं? वो C1 से लेकर C9 तक, और B और D, ये हैं C1 से लेकर C9 और B और D, ठीक है। ये देखें, देखें देखें देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये B और D, ये 11 जो हैं ये प्रिंसिपल एक्टर्स हैं। ये 11 प्रोटीन्स क्या हैं? प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल प्रोटीन्स हैं, ठीक है, प्रिंसिपल एक्टर्स हैं। अच्छा जी, ये भी पता चल गया। अच्छा, और बताएं सर, और क्या है इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में, होता क्या है सर, थोड़ा सा और बता दें। अच्छा, एंटीजन जैसे ही एंटीबॉडी के साथ बाइंड करता है ना, मेरी बात को सुनो कि इसने कैसे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिव करना है, ये बात अच्छी समझ लो। जैसे ही एंटीजन ने एंटीबॉडी के साथ बाइंड करना है, तो कांस्टेंट पोर्शन ऑफ द एंटीबॉडी पर एक स्पेसिफिक रिएक्टिव साइट होती है। कांस्टेंट पोर्शन होता है एंटीबॉडी का, कल पढ़ाया था। एक कांस्टेंट पोर्शन होता है, एक वेरिएबल पोर्शन होता है। वेरिएबल पोर्शन से तो वो एंटीजन के साथ अटैच हो जाता है, जबकि उसके जैसे ही वो एंटीजन के साथ वेरिएबल पोर्शन से अटैच होता है, उसकी कांस्टेंट पोर्शन पर एक स्पेसिफिक रिएक्टिव साइट होती है, जो कि क्या हो जाती है, जो कि अनकवर्ड या फिर कह लो कि एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। और फिर जनाबे वाला क्या होता है, फिर उधर आगे लग जाता है आपका C1 मॉलिक्यूल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक प्रोटीन आगे तो लग जाती है C1, उधर किधर किधर किधर, कांस्टेंट पोर्शन के एक रिएक्टिव साइट पर। अच्छा, अभी याद करनी है बातें, मैं बातें टोटल गाइटन पढ़ा रहा हूँ, तो टोटल याद करना है, ठीक है। और यूट्यूब पढ़ा रहा हूँ, सो कान खोलें, कान खोलें। कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं जो सिर्फ सुन रहे होते हैं, याद नहीं मेरी बात को कर रहे होते, जबकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक दफा बोलूं, दूसरी दफा बोलूं तो अगले बच्चे को याद हो जाए। पहली दफा उसको पता चले, दूसरी दफा उसको याद हो जाए। उसके बाद अगर कोई बच्चा 4 घंटे लगाना चाहता है तो वो उसकी मर्जी की बात है, वो फिर सेटिस्फाई 4 घंटे लगा के होता है, फिर उसका मसला साइकोलॉजिकल है, कुछ और है, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूँ कि एंटीजन एंटीबॉडी जैसे ही वेरी, अब यहाँ से आप बात सुनो, वहां से पता चल गया ना, यहाँ से बात सुनो। अब देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है, ये एंटीजन एंटीबॉडी की कौन सी जगह पे लगा है? वेरिएबल पोर्शन पे, जबकि एंटीबॉडी के पास एक कांस्टेंट पोर्शन भी था। कांस्टेंट पोर्शन पर एक रिएक्टिव साइट भी थी।
अच्छा वो रिएक्टिव साइट होगी अनकवर्ड, ठीक है। उधर आके लग गया हमारा C1 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की पहली प्रोटीन, जैसे ही उधर लगी तो ये C1 हो गई एक्टिव। ये देख रहे हो, देख रहे हो, अब पता चला कि कैसे एंटीबॉडी ने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिव कर दिया। अब पता चला कि कैसे एंटीबॉडी ने, देख रहे हो ना, हमने कहा ना कि एक है एंटीबॉडी का अपना इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट हमने कहा कि अपना नहीं है इसका डायरेक्ट, इसने सिर्फ उसको एक्टिवेट करना है। अब पता चल गया कि कैसे एक्टिवेट करना है। अब यहाँ से ना, जिस बच्चे ने कल का लेक्चर नहीं सुना उसको मैं यहाँ से बताने के लिए आखिरी दफा ये बात बता रहा हूँ। अब तक की कहानी पूरी सुन लो। एंटीबॉडी का एक डायरेक्ट इफेक्ट, एक है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को इसने एक्टिव करना है। वो 20 प्रोटीन्स हैं, उनमें से 20 प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जो इनएक्टिव होती हैं बाद में एक्टिव हो जाती हैं, ठीक है। उसका नाम क्या है? उनमें से 11 प्रिंसिपल एक्टर्स हैं, C1 से लेकर C9 तक, और बी और डी, ये 11 प्रोटीन जो है ये क्या है? बेसिकली ये जो 20 की 20 प्रोटीन है प्लाज्मा प्रोटीन है। अब ये देखो, एक इसका वेरिएबल पोर्शन एंटीबॉडी का, एक कांस्टेंट पोर्शन। वेरिएबल पोर्शन पर आके लगता है एंटीजन, लग गया, लग गया, ठीक है, वेरिएबल पोर्शन पर। अच्छा, जैसे ही वेरिएबल पोर्शन पर ये लगता है, इधर कांस्टेंट पोर्शन पर एक होता है रिएक्टिव साइट, ठीक है, ये हो जाती है उसकी उस टाइम उसके उधर लगने से ये हो जाती है अनकवर्ड। इधर आके कौन लगता है? C1 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की पहली प्रोटीन जैसे ही एक्टिव होती है, उसके बाद अब अगली कहानी जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के हवाले होगी। मतलब ये है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम उस टाइम, अब मैं लास्ट एक समराइज एक लाइन बोलने लगा हूँ, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम उस टाइम एक्टिवेट होता है जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। ऐसे ही है ना कि वो कॉम्प्लेक्स बनेगा तो फिर इधर से नीचे से C1 एक्टिव होगी। अगला जो प्रोसेस है ना वो एम्पलीफाई होता जाता है। ये हुई, तो अब आगे देखते जाओ, देखते जाओ, अभी इसको याद करना है, मैं बता रहा हूँ अभी याद करना है, ठीक है। अच्छा, C1 हो गया एक्टिव, C1 ने आगे जाके इफेक्ट डाला, ठीक है, दो और को एक्टिव कर दिया, फिर उसने आगे जाके इस पे इफेक्ट डाला, ठीक है, इसको एक्टिव कर दिया, फिर आगे से उसने इस पे इफेक्ट डाला। मतलब ये कि अगला जो प्रोसेस है वो होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है। अब आगे जो है वो आगे, अब एंटीजन एंटीबॉडी को छोड़ दो, अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ऑन हो गया है, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स हमारी बनती जा रही हैं, उन प्रोडक्ट्स से फिर आगे इफेक्ट्स होंगे, ठीक है ना, जो हमारी प्रोडक्ट्स बनती जा रही हैं उनका फिर आगे इफेक्ट होगा। तो इस तरह से जो होता है ना वो इफेक्ट जो है वो एम्पलीफाई होता जाता है, एम्पलीफाई होता जाता है, ठीक है। उसके बाद वो जो अगली प्रोटीन्स हैं वो सक्सेसिवली एक्टिवेट होती जाती हैं, ठीक है जी। तो ये था जी हमारा क्या, मतलब एक बेसिक कहानी का कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट क्या हो रहा है, क्या है, कैसे एक्टिवेट होता है, फिर अच्छा एक्टिवेट होके फिर आगे कैसे चलता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि इसमें होता बेसिकली क्या है, ठीक है। इसके बारे में ना को बहुत ज्यादा उन्होंने कुछ भी नहीं बताया हुआ, सिर्फ उन्होंने फ्लो चार्ट एक बना दिया। तो जिस कदर मुझे पता है मैं आपको बता देता हूँ, जिस कदर मैंने बाकियों से सुना उतना बता देता हूँ, ठीक है। मतलब ये है कि उन्होंने इसको नहीं नीचे एक्सप्लेन कहीं पे भी किया हुआ, नीचे उन्होंने बताया तो हुआ है कि इसके इफेक्ट क्या क्या है, ठीक है, और ऊपर उन्होंने बस ये फ्लो चार्ट बनाया हुआ, ठीक है। तो जितनी समझ कलेक्ट में कर सका हूँ बस उतनी की है, कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा मैंने इस पे वो कोई रिसर्च नहीं की कि क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा, ठीक है। तो और हमने हमारे पेपर का यूक्यू भी है, तो हमने तो इसको एज इट इज जो है ना वो तैयार कर लेना है। चलो जी, ये हो गया C1 एक्टिव। अब पहले तो हमने एक दफा तरतीब से जरा याद, अभी हर बच्चा कान खोले और अभी अपने यूक्यू को याद करे, ठीक है। चलो 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 चलो, सुनो सुनो सुनो, ये आपके MCQs भी हैं और यूक्यू भी है, इसलिए इसको प्लीज मैं चाहता हूँ इस मीटिंग से पहले पहले ना मैं ये याद करा लो। चलो सुनो सुनो, C1 हो गया, 2 और 4 को उसने एक्टिवेट किया, उन्होंने आगे से उसके बाद 3, 1 2 4, 2 4, आगे से 3, फिर 5, फिर 6 7 8। तरतीब में फर्क कहाँ पे आया है? सिर्फ यहीं पे आया है, तो उन्होंने दरमियान, चलो 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 ऐसे बात करो, 4 है ना, क्या ख्याल है ना, इन्होंने धोखा कर दिया C के साथ। देख लो C बेचारा अकेला रह गया। उसके बाद फिर C आता है, कहता है यार धोखा किया तुम लोगों ने अपने साथ मिलने के लिए, ठीक है ना। 2 और 4 ये याद रहेगा, ठीक है। तो ये है दूसरा स्टेप, है ना, दूसरे स्टेप में 2 2 2 बार 4, ठीक है। तो बस इस तरह से याद रखना है कि 2 और 4 आता है, उसके बाद 3 आता है, उसके बाद फिर अब ऑब्वियसली अब नंबर ही 5 का है, 4 तो यूज हो नहीं गया, 5, ठीक है, फिर 6 7 फिर 8 9, ठीक है। ये फिर से 6 7 8 9, ये तो ये होगी। अच्छा एक और बात सुनो, पहले सिंगल आया, फिर ये 2 आ गए डबल,
ठीक है, सिंगल डबल, फिर ये दोनों डबल, फिर ये दोनों सिंगल, फिर ये दोनों डबल, एक सिंगल एक डबल, दो सिंगल दो डबल। ठीक है, इस तरह से भी थोड़ी सी कहानी याद हो गई। चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। C1 आगे से एक्टिवेट होने के बाद उसने 4 और 2 को एक्टिवेट किया, 4 और 2 ने मिलकर 4 2 बना दी। ठीक है, फिर जो फिर एक और साथ में 4A बना, तो उसने क्या करना है, ए एक्टिवेट मास सेल्स एंड बेसोफिल्स, मास सेल्स और बेसो। ठीक है, 4 का एक एक पार्ट और भी बना, एक पार्ट इसका जाके 4 2 के साथ मिल गया, एक पार्ट का उसका क्या कर रहा है, 4A क्या कर रहा है, एक्टिवेट मास सेल्स एंड बेसोफिल्स। ठीक है, ए एक्टिवेट मास एंड बेसोफिल। अच्छा 4 2 ने जाके क्या किया, 3 को जाके एक्टिव कर दिया, 3 को जाके एक्टिव कर, इधर से बी और डी भी जो है वो भी क्या कर रही है, 3 को एक्टिव कर रही है। ठीक है, यानी कि देख लो 3 का कुछ अलग निजाम है। ये तो 4 2 भी एक्टिव कर रही है, फिर इसको असल में मनाने के लिए ना, तो तू जो है ना तेरे साथ धोखा हुआ है, लेकिन तूने ये नहीं है ये नहीं है, इसको बी डी भी आ रही है और 4 2 भी आ रही है, फिर इसके साथ धोखा हुआ था ना, तो अब देखो इसको सारे मनाने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, फिर इसको एक्टिवेट किया उन्होंने। ठीक है, ये ए और बी, 3 3A और 3B, ए तो उधर ही, ठीक है ना, जिसने 4 आया था तो 3A जाके एक्टिवेट मास सेल बेसोफिल। ठीक है, अच्छा उसके बाद 5A आ गया, अब ये 3B और ऊपर से 4 2, ये मिलके क्या कर रहे हैं, 5 वाली को एक्टिवेट कर रहे हैं। वो देखो 5A 5B, ए क्या कर रहा है, एक्टिवेट मास सेल बेसोफिल। बी क्या कर रहा है, बी आगे से जाके 6 और 7 के साथ मिलके अपना अलग कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ये देख रहे हो, 5B C5B ये वाला, और 6 7 के साथ मिलकर इसने एक कॉम्प्लेक्स बनाया। अच्छा फिर इसने क्या किया, इस कॉम्प्लेक्स ने आगे से 8 और 9 को भी मिला के अपने साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लिया प्रोटीन्स का। ठीक है, सारी ये प्रोटीन्स ही हैं। ठीक है ना, तो ये एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स बन गया, जिसमें क्या क्या आ रहा है, 5B, यहाँ से बी आया। ठीक है, 5B 6 7 के साथ मिला। बस आपने यहाँ से अगली कहानी इस तरह से याद रख लेनी है, 5 है ना, 6 7 8 9। ठीक है, उसने 5 से जो देखो ए ने तो चला जाना एक्टिवेट के लिए, इसलिए मैंने अब यहाँ से देखो 3A 4A 5A, ये तो तीनों ने जाके एक्टिवेट मास सेल बेसोफिल। ठीक है, एक्टिवेट से याद रख लेना ए। अब बी रह गया, बी ने 6 7 के साथ भी मिला, फिर उसने आगे मिलके 9 8 के साथ भी मिले, अब 5B 6 7 8 9। ठीक है, तो ये एक जो पूरा बना है ना कॉम्प्लेक्स, ये जो लास्ट वाला ये है लिटिक कॉम्प्लेक्स। क्या है, लिटिक कॉम्प्लेक्स, ये क्या करता है, ये लाइसिस करता है। आप देखते जाओ, बस देखते जाओ, ये पूरा कॉम्बिनेशन बना है। ठीक है ना, मल्टीपल फैक्टर्स का, मल्टीपल कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स का। ठीक है, एक देखो ना इसमें ये भी है, 5 का भी पोर्शन है, 6 7 8 9, मतलब इसमें बेसिकली 5 कंट्रीब्यूशन आ रही हैं। ठीक है ना, एक 6 7 8 9 और 5 का भी एक पार्ट आ रहा है, तो इसमें बेसिकली 5B 6 7 8 ये याद करना है। ये यहीं से MCQs आने के, लिटिक कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सी प्रोटीन्स आती हैं, तो ये कॉम्बिनेशन है इस तरह से 5 6 7 इसके क्या करता है, ये डायरेक्टली जो है ना जाके वो बैक्टीरिया वगैरह की मेम्ब्रेन को रप्चर कर देता है। ठीक है, एक्टिवेट हो जाता है ना, फिर इसका इफेक्ट आगे क्या है, एक्टिवेट होकर करता क्या है, क्या करता है ये कॉम्प्लेक्स, ये जाके मेम्ब्रेन को जाके रप्चर कर देता है बस, तो इसको हम कहते हैं लिटिक कॉम्प्लेक्स। ये क्लियर हो गया लाइसिस वाला। अच्छा फिर इनका एक इफेक्ट एग्लूटिनेशन भी होता है इस इनका, बाकी वो उसने इतना एक्सप्लेन नहीं ना किया, तो बस उसने बता दिया है कि इनका क्या और इफेक्ट, क्योंकि बेसिकली तो 20 प्रोटीन्स है ना, बाकी तो उसने पूरा इसने लिखा ही नहीं इधर, इधर तो बस उसने थोड़ा समझाया है। तो और इनका क्या इफेक्ट होता है कि ग्लूटिनेशन भी करती हैं, ये ऐसे ही ग्लूटिनेशन करती हैं। ये जो वो इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म होता है उसकी मेम्ब्रेन में चेनिंग लेके आती है, मेम्ब्रेन को बनाती है स्टिकी, जिससे वो आपस में एक दूसरे के साथ ये ढेर हो जाते हैं। सही नहीं, वो तो बेचारा जो था एंटीबॉडी वो पकड़ पकड़ रहा था सारों को अपनी बाइंडिंग साइट की वजह से, यार किधर जा रहे हो, जा किधर रहे हो, नहीं क्या मतलब, नहीं हम कोई नहीं है, नहीं नहीं घर तुम्हारा है, घर हमारा है, ठीक है फास्ती हम है। लेकिन ये क्या कर रहा है, इसने सही मजा क्यों कराया, इसने उनको उन्हीं उनकी मेम्ब्रेन की स्टिकी बनाकर उनको आपस में ढेर कर दी है। इसने इस तरह से एग्लूटिनेशन की है। और इसने क्या किया है, और इसने उसने न्यूट्रलाइजेशन की थी उसकी टॉक्सिक टॉक्सिक जगह को, उसका नाम क्या है वो, ओहो, उसका जो थी टॉक्सिक साइट उसको कवर करके। ठीक है, इसने मतलब कैसे न्यूट्रलाइजेशन करनी है, इसने जनाब उसकी उसकी स्ट्रक्चर को ही जो उसकी टॉक्सिक स्ट्रक्चर होगी उसी पे अटैक कर देना है। ठीक है ना, इस तरह से उसको नॉन विरुलेंट बना देना है। मतलब ये कि जहां से वो टॉक्सिक थी उसने उसको कवर करना था, जबकि इसने कवर शवर नहीं करना, इसने अटैक कर देना है। इसने कहना मार इसको, वैसे ही जो है ना इसको इस काबिल ही ना छोड़ो। ठीक है, समझ आ गई बात। चलो जी, और इसने क्या किया, और ये जनाबे वाला और क्या करता है, वही एक्टिवेशन ऑफ मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स। ये देखो 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 देखो, एक्टिवेशन की है इसने मास्ट सेल बेसोफिल्स की। ये देखो 3A 4A 5A, अब किसी बच्चे को बोला ना एक्टिवेशन ऑफ मास्ट सेल किसने किया, 3A 4A 5A, याद हो गया।
3A 4A 5A। अच्छा, अब यहाँ से जाके देखो अगर एक और चीज, तो ये 3B है, जैसे जाके नीचे जाके इसका नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट कर रही है, साथ ही साथ ये एक और काम भी कर रही है, ऑप्शनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया। ये मैं आप लोगों को खास कर समझाता हूँ कि ऑप्शनाइजेशन क्या होती है, ठीक है। ये थोड़ी देर बाद एंड पे समझाता हूँ। अच्छा, अभी जब मैंने यार अभी वो परसों जो लेक्चर दिया है मैथ्स और बेसोफिल्स का, वो आपको याद है क्या? अभी लेक्चर के एंड पे एलर्जी में भी मैथ्स और बेसोफिल्स की बात होनी है, ठीक है। तो चलें, इसने क्या करना है, मैथ्स और बेसोफिल को एक्टिवेट करना है। चलो मैथ्स और बेसोफिल की बात सुन लो। मैथ्स और बेसोफिल जो है ना, वो बेसिकली इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस रिलीज कर रहे होते हैं, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं उनकी मेम्ब्रेन में, ठीक है, वो सारे रिलीज कर देते हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेशन में क्या क्या होता था, वेजोडाइलेशन होती, परमेबिलिटी जो थी वेजल की वो इंक्रीज होती थी, ठीक है। ये बातें अब अगर किसी बच्चे को मैथ्स और बेसोफिल की नहीं समझ, तो वो फिर उसको यहाँ पे नहीं समझने की जरूरत, वो पहले जाके फिर चैप्टर प्रीवियस चैप्टर में से समझे। समझ आ गई बात? यहाँ पे तो नहीं इतना कमला कि यहाँ पे अगेन समझाने लग जाऊं, किसी को समझना हो तो अलग समझे, ठीक है। समझ आ गई बात कि इसके अंदर इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस होते हैं, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं, वो रिलीज करता है, ठीक है। अगर चैप्टर के एंड पे जो एलर्जी के टाइम पे मौका मिला तो ये अगेन बता दूंगा। फिलहाल अगर किसी ने समझना है तो प्रीवियस चैप्टर से मैथ्स सेल बेसोफिल और इन्फ्लेमेशन वाला टॉपिक पढ़े, ठीक है। ये मैं अपने परसों के लेक्चर में समझा चुका हूँ। अच्छा, अब आ गई बात कीमोटैक्सिस की। कीमोटैक्सिस भी कर रहा है कौन? ये देखो 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 5A। 5A जो है वो क्या है, वो कीमोटैक्सिस में भी इन्वॉल्व है। बस ये एक ये लिटिक कॉम्प्लेक्स है, एक ये कीमोटैक्सिस में इन्वॉल्व है 5A, ठीक है। और उसका नाम क्या, 3A 4A 5A एक्टिवेट मैथ्स और बेसोफिल। और 3B क्या है, वो ऑप्शनाइजेशन में इन्वॉल्व। ऑप्शनाइजेशन क्या है वो भी बताता हूँ, ठीक है। चलो जी, यानी कि एक तो इन्फ्लेमेशन में एक किरदार अदा कर रहा है। मैंने बताया था इन्फ्लेमेशन क्या है, याद है किसी को? भाई इन्फ्लेमेशन मैंने बताया था कि हिफाजती जो है ना वो है, ठीक है ना। सारी बातें बताई हैं इन्फ्लेमेशन की, समझ है ना? वो नहीं समझ तो मैं बाद में अगेन बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे नहीं अब मैं उसको डिटेल में समझा सकता। अच्छा, अब इसका फिर ना सिर्फ मैथ्स और बेसोफिल से इन्फ्लेमेशन में किरदार अदा करता है, बल्कि कुछ मजीद इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स हैं इसके, ठीक है। वो भी वही चीजें हैं जिसमें ये ब्लड फ्लो इंक्रीज कर रहा है और वो सारी चीजें कर रहा है जो इन्फ्लेमेशन में होती हैं, ठीक है। वो वॉलिंग ऑफ इफेक्ट कर रहा है ताकि उसका नाम क्या है, हमारा वो ऑर्गेनिज्म जो है वो वहां से कहीं जा ना सके। ये देख रहे हो, प्रिवेंटिंग द मूवमेंट ऑफ इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। बताया था वॉलिंग ऑफ में क्या हो रहा था, ठीक है ना। उसमें क्या हो रहा था कि फिर वो ऑर्गेनिज्म जिसने अटैक किया वो कहीं और जा ही ना सके, फंस जाए उधर ही, जो उधर क्लॉट बन गया उसके अंदर, ठीक है। समझ आ रही है बातें, ठीक है। तो ये हो गया जनाब आपका, ठीक है, कि इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स भी हैं, ठीक हो गया। चलो अब मैं जरा आप लोगों को ना वो बताता हूँ, या खुदाया, अब वो बताता हूँ ऑप्शनाइजेशन क्या है। अब जरा सुनो ऑप्शनाइजेशन क्या है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें समझे 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 समझे, बल्कि इससे पहले प्रीवियस चैप्टर ना खोलो, यहाँ से समझें जी ऑप्शनाइजेशन अब क्या है। इसको ना अभी जरा क्लियर कर लें, क्योंकि ये पूछा जाता है ऑप्शनाइजेशन क्या है। यहाँ पे देखें जी, अब आपको ये अच्छी समझ आएगी, उस वक्त समझाता तो अच्छी समझ नहीं आनी थी, ठीक है। अब प्लीज जरा ना मेरी बात सुने जरा, ठीक है। ओहो, मैं क्या करूं। ये देखें जी, ये देखें। अच्छा, हमने उस वक्त क्या कहा था कि कीमोटैक्सिस जो होती है उस वक्त, अभी हम पढ़ के हैं कीमोटैक्सिस कौन कराता है, किसी को याद है? 5A करवाता है, 5A कीमोटैक्सिस कराता है। किसकी कीमोटैक्सिस? व्हाइट ब्लड सेल्स की। व्हाइट ब्लड सेल्स कौन कौन से? न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस। ये देखो, प्रोडक्ट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स क्या करा रहे हैं, कीमोटैक्सिस। अब समझ लगी? यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो 5A करवा रहा है। अब समझ आई? मैं अब कॉन्सेप्ट को बेसिकली मैच करवा रहा हूँ यहाँ पे, समझ आई बात की? अच्छा, और कॉन्सेप्ट मैच करवाऊं, और करवाऊं थोड़ा सारा, ताकि जो है ना आप लोगों की कंप्लीट ग्रिप बने। ये देखो 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 देखो, प्रोडक्ट्स ऑफ कंप्लीमेंट सिस्टम जो इन्फ्लेमेशन करा रहे हैं, अभी देख के आए हम लोग क्या करा रहे हैं, मैथ सेल और बेसोफिल को भी एक्टिवेट कर रहे थे और डायरेक्ट भी इनका कॉम्प्लीमेंट से उसका नाम का इन्फ्लेमेशन में किरदार था। तो हमने क्या पढ़ा था कि ये सारे प्रोडक्ट्स कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से भी आ रहे होते हैं। ये बात समझ लगी? ठीक है, अब समझ आ रही है बातें मिक्स अब। यानी कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की बात मैंने एक और जगह पे भी की थी, वो किसी को याद है? अगर ये किसी को याद है ना जो अब बताने लगो, तो फिर इसका मतलब है वो बहुत गाइटर में खूब गया है। बोला कैसे? जब
जब हम मिसमैच ब्लड ग्रुप देते हैं ना, मिसमैच ब्लड जब किसी को देते हैं तो दो किस्म की हीमोलाइसिस होती है, एक होती है इमीडिएट, एक होती है थोड़ी सी डिलेड, यानी कि आपने गलत ब्लड ए वाले को बी लगा दिया है। तो अब दो हो सकती हैं, या होती है इमीडिएट या होती है डिलेड। जो डिलेड होती है वो तो होती है कि पहले एग्लूटिनेशन होगी, ठीक है, एंटीबॉडी जो है वो एग्लूटिनेशन करेंगी, बाद में फिर डब्ल्यूबीसी आएंगे और वो आके उसको इनगल्फ कर लेंगे, ठीक है, हमारे मैक्रोफेजेस वगैरह आके उसको इनगल्फ कर लेंगे। ये तो सबको पता है, ये होती भी ज्यादातर यही है, लेकिन एक और भी होती है, वो बेसिकली आईजीएम की वजह से होती है, और बेसिकली उसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिव होता है जो इमीडिएटली इफेक्ट डालता है, इमीडिएट हीमोलाइसिस होती है, उसमें इमीडिएट सारा निजाम होता है, ठीक है। ये बात मैंने चैप्टर 36 कराते हुए भी बताई थी, लेकिन ये यहाँ पे इसलिए बता उस बच्चे को ना वो कंप्लीट समझ आ जाए, ठीक है, जिस बच्चे ने वो चैप्टर, ठीक हो गया। अच्छा चलें, यहाँ से मैं अपना ऑप्शनलाइजेशन बताने आया था, ऑप्शनलाइजेशन के साथ ही ना वो हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वाला जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो चलो चलो, ये देखो पहले होता पता क्या है, कोई बैक्टीरिया वगैरह आया, ठीक है, एंटीबॉडी उसके साथ अटैच हो जाती है, ठीक है, एंटीबॉडी होगी उसके साथ अटैच। अच्छा अब फिर क्या होता है कि उसका नाम क्या है, ये देखें एंटीबॉडी अडेयर हो गई, ठीक है ना। अच्छा फिर क्या होता है, फिर एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के साथ C3 प्रोडक्ट आकर लगता है कॉम्प्लीमेंट कैस्केड का। C3 अब कौन सा, C3b, C3b, C3 एक किसमें इन्वॉल्व है, एक्टिवेट मास्ट सेल एंड बेसोफिल। समझ आ रही है बातें? तो C3 इसके साथ जैसे ही आके लगता है, अब देख C3b जैसे ही लगेगा, आगे से C3b क्या करता है, आगे काम चेक करो इसके, आगे से C3b जाके फेगोसाइट यानी कि मैक्रोफेज की मेम्ब्रेन पे जाके अटैच हो जाता है, मैक्रोफेज के रिसेप्टर के साथ जाके अटैच हो जाता है। मैक्रोफेज को पता लगता है C3b मेरे लिए खाना ले गया है, C3b उसी टाइम मैक्रोफेज उसी टाइम इंगल्फ कर जाता है और फेगोसाइटोसिस हो जाती है। तो यानी कि process by which pathogen is selected for phagocytosis and destruction is called opsonization। अब समझ आई कि हमने क्या, कि मैक्रोफेज ने क्या खाना है, उसको पहले सिलेक्शन होती है, वो सिलेक्शन कौन करते हैं, सिलेक्शन कौन करता है, अब मुझे बताओ, एंटीबॉडी उसके साथ अटैच होती है, फिर एंटीबॉडी पे जाके C3b लगता है, ठीक है। अच्छा चलो चलो, इससे भी ज्यादा कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ बताता हूँ। बैक्टीरिया आया, अब पूरी कहानी सुनो, मेरा दिल कर रहा है पूरी कहानी शुरू से लेकर एंड तक बताऊं आज इस चैप्टर के एंड पे, ताकि एक दफा ना कंप्लीट एक तो आप लोगों को पता चले कि क्या हो क्या रहा है। देखो बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया आ गया, ठीक है, करते कराते करते कराते अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ठीक है, एंटीबॉडी के साथ अब एंटीबॉडी ने ही आगे से क्या किया, एंटीबॉडी ने, बताओ बताओ बताओ, एंटीबॉडी ने ही कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिव किया है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ने फिर आगे से क्या किया, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के एक्टिव होने से आगे से C3b आई है, C3b आके क्या कर रही है, एंटीबॉडी के साथ अटैच हो रही है, फिर आगे एंटीबॉडी के साथ जब वो अटैच हो रही है तो आगे से C3b जाके फेगोसाइट की मेम्ब्रेन पर भी अटैच हो रही है। काम चेक करो कितना मजेदार निजाम है, ठीक है, चेक करो चेक करो चेक करो। ऊपर से कीमोटैक्सिस भी कौन करा रहा है, C5a, यानी कि कितना हैवी निजाम है कि कीमोटैक्सिस भी करा रहे हैं। फिर बैक्टीरिया आ जाता है तो C3b उसका अटैच होके फिर आगे से उस जो मैक्रोफेज उधर आते हैं उसकी मेम्ब्रेन पे भी अटैच हो जाता है, वाह जी, और फिर इस तरह से मैक्रोफेज खा जाता है उसको, और फिर मैक्रोफेज आगे से क्या करता है, वो उस एंटीजेनिक प्रोडक्ट को अपनी सरफेस पे लेके आता है, और फिर वो सरफेस पे ले जाके किसको जाके बताता है, लिम्फोसाइट को। ये अब बातें काल वाली याद है। तो ये हो रहा है बेसिकली ऑप्शनलाइजेशन में। अब किसी बच्चे को बातें थोड़ी समझ आएंगी, ठीक है, कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ठीक है, थोड़ी सी बातें समझ आई, ठीक है ना। देखो बॉडी में तो कोई एंटीबॉडी पड़ी हुई थी, ठीक है, बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया के साथ एंटीबॉडी लगी, ठीक है, लग गई, ऊपर से C3b आ गया, C3, ठीक है, एंटीबॉडी ने ही आगे से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिव किया, उधर से C3b आ गई, C3b एंटीबॉडी के साथ लगी, उधर से C3b ने जाके फेगोसाइट की मेम्ब्रेन, मैक्रोफेज की मेम्ब्रेन पर भी जाके लग गई, मैक्रोफेज ने क्या किया, उसको इनगल्फ कर लिया, फिर मैक्रोफेज ने क्या किया, अपने अपने सरफेस के ऊपर, ठीक है ना, उसकी एंटीजेनिक प्रोडक्ट्स को रख के किसके पास गया, लिम्फोसाइट के पास गया, लिम्फोसाइट को जाके कहता है यार ये तो तुम्हारा एंटीजन नहीं है, हैं
लिम्फोसाइट्स को पता लगता है हमारा एंटीजन आया हुआ, हमारा दुश्मन आया हुआ है, वो जनाबे वाले लिम्फ नोड्स के अंदर वो अपनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं, और उसके बाद वो फिर बेतहाशा उस तरह की वो अपनी वो स्पेसिफिक जो है ना वो फिर अपना काम करते हैं। तो इस तरह से वो काम आगे से आगे मजीद से मजीद फैलता चला जाता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शनाइजेशन की बात बताने का मकसद ये था कि उसका नाम क्या कि क्या हो रहा है कि जिसके जरिए से वो फैगोसाइटोसिस हो रही है और डिस्ट्रक्शन ऑफ, ठीक है ना, कि जिसके जरिए से क्या हो रहा है, पैथोजन सिलेक्ट हो रहा है। कैसे सिलेक्ट हो रहा है बताओ भाई, C3b का उसके साथ लगना ही उसकी एक सिलेक्शन हो गई कि बस भाई आप इसका ये तो गया, ये तो गया, फिर उसकी फैगोसाइटोसिस कौन कर रहा है? ऑब्वियसली वो C3b आके उसको अटैच करा रहा है मैक्रोफेज की मेम्ब्रेन पर। ठीक है, तो चलो जी, मुझे उम्मीद है एप्सनाइजेशन की भी समझ आ गई। अब मेरा ये दिल है कि मैं जल्दी से, अच्छा अब मीटिंग एंड होने वाली है तो इसलिए मैं जल्दी से उसको रिवाइज करा रहा हूँ। एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है C1 जो है वो एक्टिव हो गया, C1 एक्टिव होने के बाद C4 और 2 को उसने एक्टिव कर दिया, C4 2 एक अलग कॉम्प्लेक्स बन गया, और साथ ही साथ ठीक है ना C4 2, ठीक है ना, और उसका नाम क्या 4A अलग आ गया जिसने एक्टिवेट करना है किसको, C4 एक्टिवेटिंग आ गया। ठीक है, C4 2 ने आगे से जाके C3 को कर दिया, साथ ही साथ BD ने भी आगे C3 को कर दिया, C3 ने C3b दिया और C3a दिया, C3a ने आगे जाके एक्टिवेट करना है, C3b ने क्या करना है, C3b ने ऑप्शनाइजेशन करानी है एंटीबॉडी के साथ मिलके, उसने फिर फैगोसाइट के जरिए से उसको फैगोसाइटोसिस करा देनी है, और उसका नाम क्या होना है आगे, C3b ने आगे से जाके क्या किया, C5a को एक्टिव कर दिया, C5a ने आगे से क्या किया, C5a ने आगे जाके एक्टिवेट करना है, C5b ने आगे जाके क्या किया, C5 और 6 के साथ जाके कॉम्प्लेक्स बना लिया, C5 उसका नाम अब C5b6 7 ने आगे जाके क्या किया, C8 9 के साथ मिलके C5b6 7 8 9 ने आगे से जाके पूरी ही लाइसिस कर देनी है। तो अब ये थी पूरी कहानी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की कि कहाँ वो एंटीजन एंटीबॉडी का एक बना था, और कहाँ चलते चलते अब कीमोटैक्सिस भी हो रही है, बेसोफिल भी आ गए, ऑप्शनाइजेशन भी हो रही है, मैक्रोफेज भी उधर आ गए, फिर मैक्रोफेज को सिलेक्शन भी करके ऑप्शनाइजेशन के जरिए दी जा रही है। पहले तो उनको बुलाया है कीमोटैक्सिस करके, ठीक है, फिर क्या हो रहा है, फिर उनको ऑप्शनाइजेशन करा के कहा जा रहा है कि भाईजान आपको बुलाया है, अब बुलाया है तो अब आपको खाना तो खिलाएंगे, मेहमान नवाज तो हम हैं, ठीक है, अब जो आया बाहर इसको खाना तो है ना, अब ठीक है, बकरा जो अब आ गया हमारे पास तो अब जरा इसको पकड़ते तो है ना, ठीक है। तो अब जनाब उधर से WBC वगैरह को बुला लिया, उधर से क्या कर रहे हैं, इन्फ्लेमेशन के जरिए से क्लॉटिंग करके वॉलिंग ऑफ भी कर रहे हैं कि ये कहीं भागे ना, अब भागने भी नहीं देना, खाना भी है, तोड़ना भी है, ऑप्शनाइजेशन भी करनी है, फेगोसाइटोसिस भी करनी है, लाइसिस भी करनी है, और एग्लूटिनेशन भी करनी है, इनको आपस में भी चिमटा देना है। ठीक है, तो मतलब किसी भी तरह से इसको अब जाने नहीं देना। तो कंप्लीट जो ज्यादा इफेक्ट है वो किसका है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का। जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो थोड़ा है, ठीक है, जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो क्या है, वो थोड़ा है। ठीक है जी, बातें समझ आ रही हैं? तो अभी जो है ना वो मीटिंग, अच्छा मीटिंग अभी एंड अभी तक नहीं हुई, ठीक है। तो ये थी जनाबे वाला थोड़ी सी कहानी, ठीक है। अब थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन, अब किसी बच्चे को, जिस बच्चे ने मेरे पीछे 2-3 लेक्चर लगातार सुने हुए हैं ना, उसको तो बड़ी अच्छी समझ आ रही होगी, लेकिन आपको दरमियान में आया बैठा तो वो फिर ना, मैं अब क्या कर सकता हूँ, मुझे बताएं। मैं तो बस यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि रोजाना प्लीज लेक्चर में जरूर मौजूद हो जाया करें, ठीक है ना। चलें